पिछले पार्ट के अंदर अपन ने 1 से लेकर 8 क्वेश्चन तक डिस्कस किए थे। बाकी क्वेश्चंस को आज अपन इधर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 9 है कि आपको इस ट्राइंगल के अंदर cos c का मान निकालना है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि cos क्या है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि cos की डेफिनेशन होती है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो देखिए कर्ण किसे कहते हैं? कर्ण वो संख्या भुजा है जो 90 डिग्री के सामने होती है। क्योंकि होती है 90 डिग्री के, तो 90 डिग्री के सामने होने वाली भुजा को तो कर्ण बोलना है। यानी कर्ण का मान तो आपके पास कितना तैयार है? 5। फिर बात आती है कि आधार किसे कहते हैं। तो आधार के लिए इंपॉर्टेंट है थीटा। क्या है? थीटा। तो आपका थीटा इस बार खाली रिप्रेजेंट हो रहा है सी पर। कहाँ हो रहा है? सी पर। सी पर आपका थीटा हो रहा है और आप लोग यहाँ देखोगे कि सी पर आपको थीटा ले जाना है और थीटा आप यहाँ ले जाओगे तो उसके सामने आपको पता चलता है कि थीटा के सामने होता है हमेशा लंब। क्या होता है? तो ये आपका लंब है, ये आपका आधा। तो आपको आराम से लिख दोगे 3/5, 3/। इसके बाद इस क्वेश्चन पे आए तो धरती पर खड़ी मीनार ऊर्ध्वाधर मीनार है। कैसी मीनार है? ऊर्ध्वाधर। ये मीनार आपको क्या कर देगी? धरती पर ऊर्ध्वाधर यानी 90 डिग्री के एंगल पे क्या कर देगी? खड़ी। धरती के बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, यानी मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर कोई बिंदु लेना है धरती पर। कहाँ पर लेना है? धरती। और इस बिंदु से मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो आपका कितना है? 60 डिग्री। कितना है? 60। फिर आपसे पूछी गई है कि मीनार की ऊंचाई निकालिए। क्या कीजिए? मीनार की ऊंचाई ज्ञात AB। तो आप देखोगे तो मैंने आपको बताया कि 90 के सामने होता है कर्ण। क्या होता है? थीटा के सामने होता है लंब। क्या होता है? और बचा कुछ आपका हो जाता है आधार। क्या हो जाता है? आधार। तो आप देखोगे कि लंब और आधार में हमें क्या चाहिए? रिलेशन। क्या चाहिए? लंब बटा आधार। और लंब बटा आधार आपका होता है tan थीटा। क्या होता है? तो tan थीटा बराबर लंब बटा, लंब कितना है? h और आधार कितना है आपका? 15। tan साइड आपका होता है √h बटा, और आपको क्रॉस गुना करोगे तो h बराबर हो जाएगा आपका 15√3। अतः मीनार की हाइट कितनी आ जाएगी आपकी? 15√। कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ऑप्शन नंबर बी इज राइट। इस तरह से आपके 10 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद बात करते हैं 11वें क्वेश्चन के ऊपर। देखिए 11वां प्रश्न, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या। वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या। आपके पास ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन आपके अंदर क्वेश्चन के अंदर है 1, 2, 0 अनंत। 1, 2, 0 और ये आपके 4 ऑप्शन। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को तो करेंगे, लेकिन इसके अंदर में जितनी समझ है अपन उसको विकसित करने की कोशिश करें। तो देखिए सबसे पहले अपन देखेंगे कि एक वृत्त है। क्या है? एक, और इस वृत्त का कोई केंद्र हो गया। अब बात आती है, आपका क्वेश्चन है वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से, लेकिन हो सकता है कोई भी बिंदु या तो होता है वृत्त के अंदर। कहाँ होगा? वृत्त के, मान लो एक बिंदु मैंने मान लिया वृत्त के अंदर है, एक बिंदु मैंने मान लिया वृत्त की परिधि पर है, और एक बिंदु मैंने मान लिया वृत्त के बाहर। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आप वृत्त के अंदर कोई बिंदु है तो क्या इससे कोई स्पर्श रेखा बन सकती है क्या? तो वृत्त के अंदर स्थित बिंदु से कभी भी स्पर्श रेखा नहीं बनी। लेकिन अगर बिंदु वृत्त की परिधि पर है, किस पर है?
वृत्त पर स्थित है। किस पर स्थित है? वृत्त पर। तो कितनी स्पर्श रेखा बन सकती है? केवल एक। कितनी स्पर्श रेखा बनेगी? एक। लेकिन अगर कोई बिंदु वृत्त के बाहर है तो उससे आप लोग ध्यान रखें कितनी स्पर्श रेखा बन जाती है? दो। कितनी बनती है? दो। तो मैं यहाँ 3 बातें लिख देता हूं कि यदि बिंदु, इधर लिखेंगे अपन स्पर्श रेखा, यदि बिंदु अंदर है, कहां पर है? वृत्त के अंदर। हो सकता है वृत्त की परिधि पर। कहां पर? वृत्त की परिधि पर या वृत्त पर। और एक हो सकता है वृत्त के बाहर। इन तीनों ही कंडीशन के अंदर आप देखोगे कि वृत्त के अगर अंदर है तो कोई स्पर्श रेखा नहीं, लेकिन यदि परिधि पर है, किस पर है? वृत्त की परिधि पर, तो कितना? एक। यदि वृत्त के बाहर है तो कितने हो जाएगी? दो। कितनी हो जाएंगी? दो। इसके अलावा एक पॉइंट क्वेश्चन और आपका बनता है कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती? वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती? तो याद करिए, अगर वृत्त पर पूछ रहा है तो वृत्त पर तो आपके पास अनंत बिंदु है। कितने बिंदु हैं? कितने हैं? सब अनंत। तो कितनी स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी? अनंत। कितनी हो जाएंगी? तो अगर आपका क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन पूछा गया यदि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तब आपका आंसर होगा अनंत। क्या होगा? अनंत। लेकिन अगर आपसे पूछे कि वृत्त पर स्थित बिंदु से, वृत्त पर स्थित बिंदु से, वृत्त पर स्थित बिंदु से कितनी खींची जाएंगी, तब आपका आंसर हो जाएगा एक। और अगर पूछ ले कि कोई वृत्त के अंदर स्थित बिंदु से कितनी खींची जाएंगी, तो 0। और वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से खींची जाएंगी तो 2। तो इस बार आपका क्वेश्चन था वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से। वृत्त पर आपको कोई एक स्थित क्या करना है? बिंदु। और इस बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं जाएंगी, तो वो आपका आंसर हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा? 1। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ये है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई वृत्त है। कि वृत्त के बिंदु 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के बिंदु P से, वृत्त के बिंदु P से स्पर्श रेखा PQ केंद्र से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर है 12 सेंटी, और आपसे पूछा गया है तो PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। PQ की लंबाई ज्ञात, आपके पहले ऑप्शंस भी मैं बता देता हूं, 12, 13, 8.5 और √119। अब इस चित्र को अच्छे से समझें। देखिए, पहले एक वृत्त है और वृत्त का कोई केंद्र है। अब इस प्रश्न को समझें। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के बिंदु P पर, वृत्त का ही बिंदु है कोई P, तो वृत्त का बिंदु P मैंने ये मान लिया, ये बिंदु हो गया आपका P। और P से एक स्पर्श रेखा है PQ। क्या है? स्पर्श रेखा P, तो मैंने Q को इधर मान लिया PQ। ये क्या है? कोई एक स्पर्श केंद्र से जाने वाली एक रेखा से, केंद्र से जाने वाली कोई एक रेखा से Q पर इस प्रकार मिलती है। तो केंद्र से होके जाने वाली कोई रेखा Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 है। OQ बराबर कितना है? तो PQ की लंबाई ज्ञात, इस PQ की आपको क्या करनी है? लंबाई ज्ञात करनी। तो आपको दिख रहा है कि त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर। कितनी है ये त्रिज्या आपकी?
5 सेंटी। और आप लोगों ने एक प्रमेय पढ़ी होगी कि वृत्त के किसी बिंदु पर जो स्पर्श रेखा होती है वो हमेशा त्रिज्या की क्या होती है, लंबवत। कैसी होती है, यानी त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में हमेशा कोण कितना होता है, 90 डिग्री। तो ये आपका 90 डिग्री हो गया। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि 90 के सामने होता है हमेशा कर्ण, और यहाँ आपको कोई सी को भी परपेंडिकुलर लंब मान लीजिए और किसी को भी आधार मान लीजिए। तो आपको पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि कर्ण स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस। कर्ण आपका 12 है, 12 का स्क्वायर। पी आपका परपेंडिकुलर 5 है और बेस आपको निकालना 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25 प्लस बी स्क्वायर, और बी की स्क्वायर बराबर हो गया 119, और v की वैल्यू आपकी हो जाएगी √11 ठीक। और v ही आपका क्या है, ये बेस आप बोल रहे हो, ये बेस है आपका PQ। क्या है, PQ। तो PQ की लंबाई आपकी आ जाएगी √119 मीटर। दोबारा से समझे चित्र को, इंपोर्टेंट है इसमें चित्र कैसे बनाना है उसको समझे। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त के बिंदु P पर, वृत्त के बिंदु, तो वृत्त का कोई बिंदु मैंने क्या ले लिया, और इस पर एक स्पर्श रेखा बना दी क्या, PQ। और ये जो PQ है वो केंद्र से जाने वाली एक रेखा से Q पर इस प्रकार मिलती, केंद्र से होके जाने वाली रेखा से इस प्रकार मिलती है। OQ बराबर कितना है, 12। तो PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। और आपको यहाँ पे पाइथागोरस लगा देनी। ध्यान रखें ये जो 12 है ये समकोण के सामने, इसलिए कर्ण है। क्या है, कर्ण। आप इसको बेस और आधार ना समझ के 13 ना निकाले हैं, अक्सर बच्चे यही गलती करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल देखिए इसके भी ऑप्शंस हैं हालांकि, लेकिन अपन बिना ऑप्शन के भी इसको आराम से इजीली कर सकते। तो सबसे पहले एक चित्र में बना देता हूं सर्किल, किसका, और सर्किल के अंदर ये O है और इसकी कोई रेडियस अपन मान लेते हैं R। कितना है, अब मैं आपको समझाता हूं पहले कि त्रिज्यखंड किसे कहते हैं। तो नाम से स्पष्ट है, त्रिज्याओं के द्वारा बनने वाला खंड, त्रिज्याओं के द्वारा बनने वाला। तो कोई सर्किल है, इसकी मैंने 2 त्रिज्याएं ले ली। कितनी त्रिज्याएं ले ली, और इन 2 त्रिज्याओं के द्वारा जो बना हुआ एरिया है ये वाला, इसका नाम मैं दे देता हूं त्रिज्या का ए। तो जो आपको एरिया दिख रहा है, एरिया ऑफ AOB, OA, इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या। क्या बोलते हैं, तो नाम से स्पष्ट है त्रिज्याओं द्वारा बनने वाला खंड। तो त्रिज्याओं के द्वारा, 2 त्रिज्याओं के द्वारा बनने वाला जो खंड है उसको क्या बोलते हैं, त्रिज्य। और इस त्रिज्य खंड का कोण आपको बताया गया है कितना, थीटा। ये कोण कितना बताया गया है। फिर आपसे पूछा गया कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब इधर समझे, ठीक है। देखिए मैं आपसे एक सीधा सा तरीका पूछ रहा हूं, आपको समझने का प्रयास कीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का कितना होता है, पाई r इसको। अगर वृत्त का क्षेत्रफल है यानी पूरा वृत्त यानी पूरा वृत्त को आप ऐसे समझेंगे 360 डिग्री का क्षेत्रफल कितना आया है, पाई r इसको। ठीक है, तो मैं यहां से पूछना चाह रहा हूं कि 1 डिग्री का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर बटा 360। 1 डिग्री का क्षेत्रफल क्या हो गया, पाई r स्क्वायर बटे 360। और मुझे 1 डिग्री का नहीं, मुझे चाहिए थीटा का। किसका चाहिए, तो दोनों तरफ मैं थीटा से क्या कर दूंगा, गुना। पाई r स्क्वायर 360 टू, तो ये थीटा वाले का मुझे क्या आ गया, एरिया। क्या आ गया, और थीटा वाला एरिया बोले तो किसका एरिया, त्रिज्यखंड का एरिया, त्रिज्यखंड का क्षेत्र। तो ये आपका फॉर्मूला होता है त्रिज्यखंड का, पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360। या तो ऐसे समझ लें, या दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए एक है आपका सर्किल, क्या है, पाई r इसको, और इसका मुझे कितना हिस्सा चाहिए, थीटा। क्या चाहिए, सिर्फ इस पूरे सर्कल में से मुझे कितना चाहिए, थीटा। और कितने में से चाहिए, 360
360। इस पूरे 360 में से मुझे सिर्फ कितने से मतलब है, थीटा से। तो मैंने 360 में से मुझे कितना चाहिए, सिर्फ थीटा। और किसका चाहिए, सर्किल का। किसका चाहिए, मुझे पूरे सर्किल। तो आप आराम से ये फॉर्मूला भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी तरह से आप इस फॉर्मूले को याद करें, लेकिन फॉर्मूला यही है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। इसके बाद एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। एक ठोस अर्धगोले का क्षेत्रफल, ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र। देखिए, अर्धगोले का पूछा है, लेकिन अपन पहले गोले का याद करें। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय, ये होता है आपका 4πr। लेकिन यहाँ गोला अर्धगोला है, इसलिए अर्धगोले का आपको लग रहा होगा कितना हो गया, 2πr स्क्वायर। लेकिन ये जो 2πr स्क्वायर है, ये आपका कैसा है, केवल केवल वक्र पृष्ठ। कैसा है, वक्र पृष्ठ। इसको एक एग्जांपल से समझें कि ये मान लीजिए कोई गोला है, ठीक है, और इसको मैंने बीच में से आधा काट दिया। जैसे इसका भी पूरा गोला है जब तो यह 4πr स्क्वायर, कितना है, 4π। लेकिन जैसे ही मैंने इसको काटा तो 2πr स्क्वायर आधा हो गया, 2πr स्क्वायर आधा हो गया। लेकिन जब मैं इसको काटूंगा तो इसके अंदर एक वृत्त निकल के आएगा, ऊपर क्या निकल के आएगा, एक वृत्त। और वो वृत्त भी टोटल एरिया के अंदर क्या हो जाएगा, काउंट हो जाएगा। तो टोटल एरिया के अंदर एक और काउंट हो जाएगा πr, और ये आपका हो जाएगा 3πr ds। दोबारा से समझें, ये पूरा 4πr स्क्वायर, इसको मैंने आधा किया, 2πr स्क्वायर 2πr स्क्वायर। जब ये आधा हो जाएगा, यानी अर्धगोला बन जाएगा, तब इसके अंदर आप देखोगे कि जिस तरह से मैंने काटा है उससे में एक सिलेंडर ऊपर से भी दिखेगा। आपको क्या दिखेगा, आप लोग इसके लिए सबसे एग्जांपल, अच्छा सा एग्जांपल ले सकते हो नींबू का। किसका, नींबू। जब नींबू को आप काटते हो तो नींबू के ऊपर भी आपने देखा होगा कि ऊपर एक सर्किल बन जाता है। क्या बन जाता है, आधा नींबू में सर्किल। तो वो सर्किल का भी एरिया किसके अंदर काउंट हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr। जबकि आप उसको देखें सी से, किसको देखें, कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्र। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है बाहर से दिखने वाला, बाहर से दिखने। जब आप उसको ऐसा रखोगे आधे को, तो आपको सिर्फ बाहर से येलो येलो दिखेगा। क्या दिखेगा, तो वो जो येलो येलो होता है वो तो होता है 2πr स्क्वायर। कितना होता है, 2π। लेकिन उसके अंदर जब आप देखते हो कि आपने देखा होगा सर्किल के अंदर एक बीज आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, नींबू के अंदर बीज। तो वो बीज वाला जो एरिया है वो आपका क्या हो जाता है, एक और सर्किल बन जाता है πr स्क्वायर। तो वो हो जाएगा टोटल, तो हो जाएगा 3πr स्क्वायर, और कर्व वाला हो जाएगा 2πr स्क्वायर। तो ये आपको अच्छे से याद करना है। आपसे पूछा गया है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, जो आपको लगाना है 3πr स्क्वायर। इसके अलावा एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, दो घन हैं जिनके प्रत्येक का आयतन 27 सेंटीमीटर। दो घन जिनका आयतन आपको दिया हुआ है 27 सेंटीमीटर प्रत्येक का, यानी एक कितने का है, 27 का, तो दूसरा भी कितना है, 27। फिर आपसे पूछा गया है कि इसके संलग्न फलकों को, संलग्न फलकों को जोड़कर घनाभ बनाया गया है। क्या बनाया गया है, घनाभ बनाया, घनाभ का आयतन ज्ञात, घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। आपको घनाभ का आयतन ज्ञात, इसके ऑप्शंस में एक बार लिख देता हूं, 54, 81, 90, 72। 54, 81, 90 और 72। अब इधर समझने का प्रयास करें। देखिए, घन का आयतन आपको दिया हुआ है 27 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा घन का आयतन, और घन का आयतन होता है 27 सेंटीमीटर। तो घन के आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा का क्यूब, भुजा का, और ये आपके पास कितना है, 27। कितना है, तो भुजा आपके पास हो गई 3 सेंटी, कितनी हो गई, 3 सेंटी। तो ऐसे ऐसे 3-3 सेंटीमीटर के दो घन है आपके पास। कैसे हैं, दो घन, और उनको क्या करना है, आपको संलग्न फलकों को जोड़ना है। क्या करना है, तो इधर ऐसे समझें कि ये भी एक घन है,
जिसकी भी तीन 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 क्या है भुजाएं, और ये भी आपके पास एक और घन है, इसकी भी भुजाएं कैसी हैं आपके पास तीन तीन तीन। और इन दोनों फलकों को मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ पे जोड़ने वाला हूं। आपके क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है संलग्न फलकों को जोड़कर, संलग्न फलकों को, कोई भी दो फलनों को क्या करना है आपस में जोड़ना है। तो हो सकता है मैं इस वाले फलन को इस वाले फलक से जोड़ दूं इस तरह से, या हो सकता है इस वाले को मैं इस वाले से जोड़ दूं इस तरह से, और इस तरह से जोड़ने पे मेरा एक क्या बन जाता है घनाभ, क्या बन जाएगा घनाभ। तो दोबारा से समझे एक बार कि घन की भुजा तो तीन तीन है, कितनी है तीन तीन, इसकी सारी भुजाएं आप मान के चलिए तीन तीन, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, और इसकी भी कितनी है तीन तीन, लेकिन मैंने इन दोनों को जोड़ दिया, क्या कर दिया। तो जोड़ने के बाद आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि जो तीन ऊंचाई थी पहले, क्या अब भी वो तीन ही रहेगी। जो लंबाई पहले थी तीन अकेले की, अब भी इसकी पूरे की लंबाई कितनी है तीन, लेकिन जो चौड़ाई पहले इसकी कितनी थी तीन, कितनी थी ये, अब इसके जोड़ने के बाद कितनी हो गई छह, कितनी हो जाएगी तीन और तीन छह। तो ये आपको समझना है, क्या समझना है, इस पूरे को समझाने का मतलब यही है कि जब आप दो फलकों को जोड़ते हो, दो फलकों को जोड़ देते हो, तो केवल और केवल एक ही लंबाई डबल होती है, एक ही चीज डबल होती है। यानी दो चीजें जो आप घनाभ की बात करोगे, घनाभ बनेगा तो घनाभ के अंदर लंबाई तीन ही रहेगी, चौड़ाई भी तीन रहेगी, लेकिन जो आपकी ऊंचाई है वो क्या हो जाएगी डबल, कितनी हो जाएगी छह, कितनी हो जाएगी। दोबारा से समझे, मैंने अभी अभी आपको एग्जांपल देके भी बताया कि जब दो वस्तुओं को आप जोड़ दोगे, दो घनों को जोड़ दोगे तो घनाभ बनता है, क्या बनता है घनाभ। लेकिन उस घनाभ के अंदर आपकी सिर्फ एक ही विमा, एक ही विमा, या तो लंबाई को डबल कर दो या चौड़ाई को कर दो या ऊंचाई को, किसी एक को ही करना है। तो किसी एक को मैंने क्या कर दिया यहाँ पे डबल कर दिया। फिर आपसे पूछा गया कि घनाभ का आयतन ज्ञात, घनाभ का आयतन ज्ञात, और घनाभ के आयतन का फॉर्मूला आपको पता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू, तो लंबाई तीन है, चौड़ाई तीन है, और ऊंचाई आपकी कितनी ले ली मैंने यहाँ पे छह। तो आप करोगे तीन तिया नौ छक्की 54 सेंटीमीटर क्यूब। यही प्रश्न आपको उल्टा भी बन सकता है कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात, तो वहां आपको घनाभ का फॉर्मूला 2 × LV + VH + HL लगा देना। कुल मिला के समझने वाला कंसेप्ट सिर्फ इतना सा है कि जब संलग्न फलकों को आप जोड़ते हो, तो जोड़ने के बाद जो है लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई में से सिर्फ एक भुजा, एक ही भुजा क्या होती है डबल होती है, क्या होती है डबल, बाकी दो सेम होती है। चाहे आप किसी को भी डबल कर दो, लंबाई को कर दो, ऊंचाई को कर दो या चौड़ाई को, किसी एक को कर सकते हो, लेकिन बाकी दो को सेम रखना, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 के अंदर आप देखोगे कि कुछ आंकड़े आपको दिए गए हैं 10 8 9 10 9 7 4 9 6 9, 4 9 और 6 9। इन सब का आपसे पूछा गया है बहुलक, क्या पूछा गया है बहुलक आपसे पूछा गया। तो बहुलक कैसे निकालें, बहुलक की डेफिनेशन क्या है, तो बहुलक की डेफिनेशन यही है जो बार बार आता है, जो बहुत बार आता है, जो बहुत बार आता है उसी को क्या बोलते हैं बहुलक, क्या बोलते हैं। तो इन सब में आपको देखने को मिलेगा कि सबसे ज्यादा बहुत बार कौन आया है 9, कौन आया है, तो आपका बहुलक का आंसर कितना हो गया 9, क्या हो गया। लेकिन अगर इसी प्रश्न का आपसे पूछ लेता माध्य, क्या पूछ लेता, या इसी को बोलते हैं औसत, क्या बोल सकते हैं आप, तो माध्य औसत अगर आपसे पूछ लेता तो आपका फॉर्मूला हो जाता है योग बटा संख्या, योग बटा, तो आप इन सबको क्या करते हैं योग करते, क्या करते हैं योग, 9 6 15 24 और 28 35 और 44 और 54 और 63 और 71 और 81, कितना हो जाता है आपका योग, संख्या कितनी है ये 10, तो आपका माध्य निकल के आ जाता है 8.1। लेकिन अगर आपसे पूछ लेता माध्य का, क्या पूछ लेता, तो माध्यिका के लिए सबसे पहला काम करना होता है इनको किसी एक क्रम में जमाना होता है, या तो आप आरोही में जमाइए या अवरोही। तो
पहले या तो आरोही क्रम में या फिर अवरोही क्रम में क्या करना पड़ता है, व्यवस्थित करना। इनको आप आरोही क्रम में जमा दें तो 4, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9 और 10 और इन सबको जमाने के बाद आपको ये देखना है कि टोटल काउंटिंग कितनी है, टोटल संख्या कितनी। तो टोटल संख्या ये 10 है। क्या है? 10। और 10 एक सम संख्या है। कैसी संख्या है? सम संख्या। तो जब सम संख्या होती है तो अपन को कौन कौन से पद लेने हैं? तो हमको 2 पद लेने होते हैं। कितने पद लेने होते हैं? कौन कौन से? n/2 और एक लेना होता है n/2 + 1, n/2 + 1। तो आप देखेंगे 10 में 2 का भाग देने पे 5वां, और 5 में और एक 6वां पद। कौन सा पद देखने मेरे को? 5वां और 5वें और 6वें पद का मैं निकालता हूं हमेशा औसत। क्या निकालना होता है? औसत। क्या निकालना होता है? इसके लिए माध्यिका के लिए। तो माध्यिका के लिए क्या जरूरी है? जब n सम हो, क्या हो? सम होने के बाद फॉर्मूला है आपका कि n/2 और n/2 + 1वें पद का क्या निकालना है? औसत। क्या निकालना है? औसत। तो देखिए, एक सेकंड लिख देता हूं मैं, पद का औसत। तो मेरे पास कौन कौन से पद हो जाएंगे? 5वां और 6वें पद का क्या निकालना है मुझे? औसत निकालना है। औसत कैसे निकालेंगे? 5वां पद आपका कौन सा है? 1, 2, 3, 4 और 5, 9 है। 6वां पद कौन सा है आपका? वही 9 है। और दोनों का मुझे क्या निकालना है? औसत। तो आपका आंसर आ जाएगा 18/2 = 9। कितना आ जाएगा? 9। ये आपका क्या हो गया? औसत। ठीक है, इस तरह से ही आपको करना है। अगला प्रश्न, माध्य, माध्यक और बहुलक में संबंध है। ये आपका प्रश्न नंबर 17। अच्छा, ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है, आपको माध्य और बहुलक में क्या दिखाना है? संबंध आपसे पूछा। ये प्रश्न का आपका अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए या डायरेक्ट 1 नंबर में सवाल भी आ जाए तो आप लोग इसको गलत कर दोगे, क्योंकि आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद नहीं। तो आज अपन इसी फॉर्मूले पर अच्छे से याद करने की कोशिश करें। तो देखिए कैसे याद करना है। देखिए 3 बराबर होता है 1 प्लस 3, 2 और 1, 3, 2 और 1, यानी 2 + 1 करने से क्या आ जाता है आपका? 3 आ जाता है। क्या आ जाता है? इसके अलावा आपको अंग्रेजी में लेटर पढ़े होंगे, तो अंग्रेजी में सबसे पहले आता है एम। क्या आता है? उसके बाद कौन आता है? एक्स। कौन आता है? और फिर कौन आता है आखिर में? जेड। कौन आता है? तो ये फॉर्मूला आपका बन गया 3m = 2x + जेड। 3m = 2x + जेड। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है। ठीक है, तो याद करने के लिए आज के बाद दोबारा देखें। 3 कैसे आता है? 2 प्लस, फिर अंग्रेजी में सबसे पहले m, फिर x और फिर जेड। जेड का मतलब बहुलक है, x का मतलब समांतर माध्य है, और m का मतलब मीडियन या माध्य का है। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन 18वां, और उसके अंदर ये बोला गया है कि PA + PB, PA + PA बार, PA + PA बार बराबर कितना होता है? ठीक है, तो आपको इसका करना है। देखिए मैं आपको इसको एक बहुत आसान तरीके से समझा देता हूँ। PA मतलब किसी भी घटना A के होने की प्रायिकता। तो इसके लिए आपने हमेशा पढ़े होंगे अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, कुल परिणाम। तो एक एग्जांपल से समझें, जैसे अनुकूल परिणाम को ऐसे समझें कि कुल परिणाम n है। कितने हैं? n।
लेकिन इस n में से सिर्फ m ही ऐसे हैं जो किसको सपोर्ट करते हैं, ए इवेंट को। किसको, ए इवेंट को, ए के फेवर में। किसमें, फेवर में। कितने, m। तो फिर कितने फेवर में नहीं है, टोटल तो n है। n में से मैं बोल रहा हूँ m तो फेवर करते हैं, क्या करते हैं, फेवर। तो फिर कितने अनफेवर करते हैं, तो आपका हो जाएगा n माइनस, ऐसे समझ लीजिए जैसे मान लो 10 है, 10 में से 3 तो इसको क्या कर रहे हैं, फेवर। तो फेवर नहीं करने वाले कितने हो गए, 7। कितने हो गए, तो टोटल n में से फेवर करने वाले m है, तो अनफेवर करने वाले n माइनस m। फिर मैंने बोला कि अनफेवर करने वाले, क्या, अनफेवर करने, तो अनफेवर वाले हो जाएंगे n माइनस, और टोटल कितने हैं आपके पास, n। कितने हैं, तो अब आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों को जोड़ देना है। कर देना है, pa प्लस pa, जोड़ दीजिए, m बटा n प्लस n माइनस m बटा, दोनों का एलसीएम आपका n हो जाएगा। n का n में भाग दोगे तो m, n का दोगे तो n माइनस n। इसको और सॉर्ट आउट करेंगे, m प्लस n माइनस m बटा n, m से m कट जाएगा, n बटा n, और n बटा n क्या हो जाता है आपका 1। तो आपको ये फॉर्मूला वैसे तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा डायरेक्ट याद कर लेना है कि pa प्लस pa बार बराबर कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, लेकिन कैसे आया वो भी मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया कि a के होने की मान लो m घटनाएं हैं, तो a की नहीं होने की हो गई n माइनस m, और आपको इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो हमने भी इनको जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद कितना आ गया, 1 आ गया। इस तरह से इस पार्ट के अंदर अपन ने पहले खंड के पहले क्वेश्चन के जितने भी 18 पार्ट्स थे वो सारे कंप्लीट कर लिए। अगले क्वेश्चंस में अपन जो लघुत्तरात्मक क्वेश्चन है, अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन है, जिनको लिखना होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं है, उनके ऊपर चर्चा करें। ठीक है, धन्यवाद।